नमस्कार, रात के 10 बज रहे हैं। अब देखिए 24 घंटे 24 रिपोर्टर, खबरों का हर रंग हमारे रिपोर्टर्स के साथ। पहले शो की 4 बड़ी खबरें। किशोर अजवाणी बताएंगे बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री के लिए मंत्री जितेंद्र सिंह का नाम, कल हो सकता है औपचारिक ऐलान। विजय विद्रोही बताएंगे वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान, रेलवे का नहीं होगा प्राइवेटाइजेशन। सौमित सेन गुप्ता आपको बताएंगे असम में 78 लोगों की मौत के बाद उग्रवादियों के खिलाफ ऑपरेशन, आरोपियों को खत्म करने का आदेश। और जीएस विवेक बताएंगे कल से शुरू हो रहे तीसरे टेस्ट से पहले टीम में विवाद पर बोले धोनी, कोहली और शिखर धवन में नहीं हुआ कोई झगड़ा। सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बनने पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का जम्मू कश्मीर का पहला हिंदू सीएम बनना तय, कल हो सकता है विधायक दल के नेता का ऐलान। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जम्मू कश्मीर में बीजेपी विधायक दल के नेता होंगे। वो फिलहाल पीएमओ में राज्य मंत्री हैं। बीजेपी के जम्मू कश्मीर के प्रभारी राम माधव कल श्रीनगर से जम्मू जाएंगे और वहीं बीजेपी के विधायक दल के नेता का ऐलान हो सकता है। ऐसी खबरें हैं कि बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन हो सकता है। 58 साल के जितेंद्र सिंह पेशे से डॉक्टर हैं और जम्मू कश्मीर के उधमपुर से बीजेपी सांसद हैं। कई विकल्प खुले हैं, कहां बैठना है विधानसभा में, यह भी विकल्प खुला है। सरकार कैसे बनानी है, इसके विकल्प भी खुले हैं। क्या जम्मू कश्मीर में बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर सरकार बनाने की तैयारी कर रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी के तमाम आला नेताओं ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला से दिल्ली में मुलाकात की है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने आज सुबह दिल्ली में वित्त मंत्री अरुण जेटली और बीजेपी के महासचिव राम माधव से मुलाकात की। अरुण जेटली जम्मू कश्मीर के पर्यवेक्षक हैं और राम माधव वहां के प्रभारी। उमर और बीजेपी नेता की ये मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि जम्मू कश्मीर में बीजेपी सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि राम माधव ने ट्वीट कर उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की खबर को गलत बताया है, जबकि उमर अब्दुल्ला ने इसका खंडन नहीं किया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन के बदले उप मुख्यमंत्री का पद, केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक मंत्री पद और राज्यसभा चुनाव में मदद का प्रस्ताव दिया है। कश्मीर में चुनाव खत्म हो गए हैं, काउंटिंग हो गई है, नतीजे आ गए हैं और अब सरकार बनाने की जोड़ तोड़ शुरू हो गई है। हमारे साथ यहाँ पे पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद लोन साहब है। बीजेपी की कल जो बैठक हुई थी दिल्ली में, उन्होंने अपने साथ 6 छोटी पार्टियों निर्दलीय की बात की। क्या आपके साथ बीजेपी की कोई बातचीत? हमारा लाइन ऑफ कम्युनिकेशन उनके साथ है, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी हमने ये डिसाइड नहीं किया है कि हम बाहर बैठेंगे, किसी को सपोर्ट करेंगे, क्या करेंगे, वो भी हमने, मगर उनकी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है। तो क्या कोई और पार्टी भी आपको अप्रोच कर रही है? नहीं, किसी के साथ हमारा कोई और कम्युनिकेशन किसी के साथ नहीं। बीजेपी की तरफ से अगर आपको ऑफर आता है तो आप हम किसी के अवर्स नहीं है, हम वी आर नॉट अवर्स टू एनीबॉडी। आइए आपको बताते हैं कि नतीजे आने के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा की मौजूदा स्थिति क्या है और बीजेपी कैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस की मदद से सरकार बना सकती है। 87 सीटों वाली जम्मू कश्मीर विधानसभा में सरकार बनाने के लिए बीजेपी को कम से कम 44 विधायकों की जरूरत है। चुनाव में बीजेपी को 25 और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 सीटें मिली। अगर दोनों मिल जाएं तो उसे सिर्फ 4 और विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। इसमें अगर सज्जाद लोन की पीपल्स पार्टी के 2 विधायकों को भी जोड़ लिया जाए तो बीजेपी बहुमत के आंकड़े से महज 2 सीट पीछे रह जाती है। बीजेपी का दावा है कि 4 निर्दलीय उसे समर्थन देने के लिए तैयार हैं। ऐसे में बीजेपी 46 सीटों के साथ बड़ी आसानी से सरकार बना लेगी। हालांकि चुनाव नतीजों में पीडीपी 28 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। ऐसे में अगर 12 विधायकों वाली कांग्रेस और कुछ निर्दलीय उसे समर्थन देते हैं तो वो भी सरकार बनाने की दौड़ में बीजेपी को टक्कर दे सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी में बड़ा ऐलान, कहा रेलवे का निजीकरण नहीं होगा। वाराणसी में 4,500 हॉर्स पावर के एसी पैसेंजर रेल इंजन का लोकार्पण करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे के कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि रेलवे के निजीकरण की बात सिर्फ अफवाह है। प्रधानमंत्री ने पूछा कि अगर विदेशी पैसे से रेलवे का विकास होता है तो इसमें क्या हर्ज है। हम कितने साल तक हिंदुस्तान के गरीबों की तिजोरी से पैसे रेल में डालते रहेंगे? और अगर कहीं और से पैसा मिलता है तो समझदारी इसमें है कि गरीबों के पैसे रेलवे के डालने के बजाय जो धन्ना सेठ हैं उनके पैसे रेल में डालने चाहिए। हम उन पैसों को रेलवे के विकास के लिए लगाना चाहते हैं, जिसके कारण आप जो रेलवे में काम कर रहे हैं
उनका भी भला होगा और हिंदुस्तान का भी भला होगा। रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं होने वाला है। मोदी सरकार ने रेलवे के आधारभूत ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में 100% विदेशी पूंजी निवेश की इजाजत दे रखी है, जिसका विरोध हो रहा है। वाराणसी में 80 घाट की साफ सफाई से संतुष्ट हुए पीएम मोदी 8 नवंबर को खुद की थी घाट की साफ सफाई। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री ने बीएचयू में मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ अपने दौरे की शुरुआत की। इसके बाद पीएम सीधे 80 घाट पहुंचे और यहां चल रहे सफाई अभियान का जायजा लिया। पीएम ने सफाई अभियान से जुड़ने के लिए लोगों का आभार भी व्यक्त किया। जो घाट पर मिट्टी के ढेर थे वो अपने पुराने सौंदर्य के साथ मां गंगा के सामने प्रस्तुत। प्रधानमंत्री ने 8 नवंबर को इसी 80 घाट पर मिट्टी हटाकर साफ सफाई अभियान की शुरुआत की। सफाई अभियान के लिए पीएम मोदी ने फिर किया 9 नामचीन हस्तियों और संस्थाओं को नॉमिनेट। इसमें सौरभ गांगुली, कपिल शर्मा, किरण बेदी, सोनल मानसिंह और मुंबई के डिब्बावाले भी शामिल हैं। वाराणसी में 80 घाट का दौरा करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जिन 9 हस्तियों और संस्थाओं को सफाई अभियान से जुड़ने की चुनौती दी वो हैं पद्मनाभ आचार्य, किरण बेदी, सोनल मानसिंह, कपिल शर्मा, सौरभ गांगुली, अरुण पुरी के साथ पूरा इंडिया टुडे ग्रुप, रामोजी राव, ICAI और मुंबई के डिब्बावाले। मैं काम करने वाले सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। फिर एक बार इस काम को और गति देने के लिए सारे देशवासियों को निमंत्रित करता हूँ। सुशासन दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में की सफाई। झाड़ू लेकर खुद सड़क पर गंदगी साफ करते नजर आए। देखिए वाराणसी में कैसे प्रधानमंत्री ने खुद गलियों की सफाई कर देश को स्वच्छता का संदेश दिया। ये तस्वीरें वाराणसी में जगन्नाथ मंदिर की तरफ जाने वाली सड़क की हैं। बड़ी बात यह है कि यहाँ प्रधानमंत्री के साथ न तो कोई नेताओं का हुजूम था और न कोई खास सरकारी अमला। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने 2019 तक भारत को स्वच्छ बनाने का ऐलान किया है। इसी के तहत इन्होंने सफाई अभियान की शुरुआत की है। सुशासन दिवस पर साफ सफाई में जुटे पीएम मोदी के मंत्री। दिल्ली में जेपी नड्डा तो नागपुर में नितिन गडकरी ने की अस्पताल में सफाई। ये तस्वीरें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के पास की हैं। देखिए कैसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी सुशासन दिवस पर खुद सड़कों की सफाई में जुटे हैं। जेपी नड्डा ने अस्पताल में भी साफ सफाई का जायजा लिया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी नागपुर में सरकारी अस्पताल की सफाई करते नजर आए। इन्होंने मरीजों को फल भी बांटे। केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु भी वाराणसी के मंडुआडीह स्टेशन पर झाड़ू लगाते दिखे। अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने सुशासन का एक बहुत अच्छा उदाहरण देश के सामने रखा और इसलिए उनके जन्मदिन के रूप में हम लोग सुशासन दिन करके मनाते हैं। प्रधानमंत्री ने सुशासन दिवस पर सिर्फ मंत्रियों से ही नहीं बल्कि सांसदों से भी स्वच्छता अभियान में शामिल होने की अपील की थी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर आज मोदी सरकार ने सुशासन दिवस मनाया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वाजपेयी को उनके जन्मदिन पर किस किस ने दी बधाई। 90 साल के हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री समेत कई आला नेताओं ने घर जाकर दी अटल जी को जन्मदिन की बधाई। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जन्मदिन की बधाई देने उनके घर पहुंचे। इनके अलावा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, प्रकाश जावड़ेकर, शाहनवाज हुसैन समेत कई आला नेता भी अटल बिहारी वाजपेयी को बधाई देने उनके घर पहुंचे। यही नहीं, वाजपेयी के घर के सामने सुबह से ही बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ताओं और उनके प्रशंसकों का भी तांता लगा रहा, जो बैनर, पोस्टर और फूलों की माला लेकर अपने प्रिय नेता के जन्मदिन का जश्न मनाने यहाँ पहुंचे। मोदी सरकार ने एक दिन पहले ही अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न देने की घोषणा की है। इसे दोनों के जन्मदिन का तोहफा कहा गया और आज ही मालवीय की जयंती भी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने गुलदस्ता भेजकर अटल बिहारी वाजपेयी को बधाई दी है। वाजपेयी आज ही 90 साल के हुए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की शख्सियत और उनके भाषण के मुरीद रहे नवाज शरीफ ने भी आज गुलदस्ता भेजकर उन्हें उनके जन्मदिन पर बधाई दी है।
1998 में नवाज शरीफ के प्रधानमंत्री रहते ही अटल बिहारी वाजपेयी बस लेकर वार्ता के लिए लाहौर गए थे। हालांकि बाद में करगिल युद्ध ने इस पर पानी फेर दिया था। नवाज शरीफ ने लाहौर में वाजपेयी के भाषण की तारीफ करते हुए कहा था, अगर आप पाकिस्तान में भी चुनाव लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। खास बात यह है कि आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का भी जन्मदिन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की आज 153वीं जयंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी श्रद्धांजलि। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब प्रधानमंत्री मोदी बीएचयू के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय की 153वीं जयंती के मौके पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे। आज ही के दिन 25 दिसंबर 1861 को इलाहाबाद में मदन मोहन मालवीय का जन्म हुआ था। 4 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे मालवीय ने ही 1916 में बीएचयू की स्थापना की थी। इन्हें महामना की उपाधि भी दी गई थी। इन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी अमूल्य योगदान दिया था। मोदी सरकार ने एक दिन पहले ही अपने चुनावी वादे को पूरा करते हुए पंडित मदन मोहन मालवीय को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान किया है। असम में 78 लोगों की मौत के बाद उग्रवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन शुरू। उग्रवादियों को खत्म करने का मिला है आदेश। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने असम दौरे के दौरान एक उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया और उग्रवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों ने असम के कोकराझार और सोनितपुर जिले में हुए नरसंहार के लिए जिम्मेदार उन 75 उग्रवादियों की पहचान कर ली है। सेना और अर्धसैनिक बलों ने उग्रवादी संगठन नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। राजनाथ सिंह ने एनआईए को नरसंहार की घटना की जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। 23 दिसंबर को बोडो उग्रवादियों ने असम के कोकराझार और सोनितपुर में 78 लोगों को मौत के घाट उतारा था। तिनीखुटी गांव से लोग अपनी जान बचा के भाग चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे झूला है, लेकिन झूले में झूलने वाला बच्चा नहीं है। जो जिस भी हालत में थे उसी हालत में यहाँ से भाग चुके हैं, राहत शिविरों में जाके ठहरे हुए हैं। और यहाँ पे कुछ नौजवान अपने परंपरागत जो अस्त्र है वो लेके गांव के रखवाले कर रहे हैं। तो लगा था कि इन लोग आर्मी है, इसीलिए हम लोग चुपचाप था। इसीलिए एक घर में एक आदमी करके गया, आदमी भाग नहीं पाया, लेकिन उन लोग फौजी नहीं था, ड्रेस ऐसे फौजी का पहना हुआ था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लोग काफी सहमे हुए हैं और अपना सुरक्षा के लिए खुद अपने जो परंपरागत अस्त्र है वो तीर कमान लेके वो यहाँ पे सुरक्षा के काम कर रहा है गांव पे। प्यार में नाकाम रहने वाले डॉक्टर ने सुपारी देकर कराया था दिल्ली में महिला डॉक्टर पर एसिड अटैक। 4 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस के हत्थे चढ़ा ये शख्स है दिल्ली के रजौरी गार्डन में हुए महिला डॉक्टर पर एसिड अटैक का आरोपी। पुलिस ने 48 घंटे के अंदर इस घटना से जुड़े मास्टरमाइंड आरोपी डॉक्टर समेत सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें 2 आरोपी नाबालिग हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी डॉक्टर अशोक यादव पीड़ित महिला से शादी करना चाहता था, जिसके चलते उसने अपने साथियों के साथ मिलकर पूरी साजिश रची। मंगलवार की सुबह करीब 9:30 बजे जब डॉक्टर अमृत कौर अपने घर हरिनगर से स्कूटी से हॉस्पिटल जा रही थी, तभी राजौरी गार्डन के बाजार में बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने महिला डॉक्टर पर तेजाब फेंक दिया। इस हमले में महिला डॉक्टर के चेहरे का आधा हिस्सा बुरी तरह से झुलस गया था। पुलिस के मुताबिक एसिड हमले का आरोपी डॉक्टर पिछले 10 साल से महिला डॉक्टर को जानता था और दोनों ने बेलारूस में साथ ही डॉक्टरी की पढ़ाई की थी। दिल्ली से सटे गुड़गांव के पास एक रेप पार्टी पर छापे में पुलिस ने 44 लोगों को पकड़ा। आरोप है कि इस रेप पार्टी में ड्रग्स का जमकर इस्तेमाल हुआ। चेहरा छिपा रहे ये लोग पकड़े गए हैं रेप पार्टी से। गुड़गांव के पास मेवात में बुधवार की रात हो रही इस रेप पार्टी से 44 लोगों को पुलिस ने पकड़ा, जिनमें 4 लड़कियां भी हैं। रात के 12 बजे से सुबह 6 बजे तक चलने वाली इस रेप पार्टी के लिए बाकायदा एंट्री फी रखी गई थी। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इस पार्टी में शामिल होने वालों को फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे सोशल साइट के जरिए बुलाया गया था। गुड़गांव में पुलिस की कड़ी सुरक्षा को देखते हुए रेप पार्टी के लिए मेवात जिले के बिस्तर गांव का इलाका चुना गया था, लेकिन गुड़गांव पुलिस ने दिल्ली पुलिस से मिली सूचना के आधार पर इस रेप पार्टी पर छापा मारा। पकड़े गए 44 में से 37 लोगों को जमानत पर छोड़ दिया गया है। आसाराम पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला गायब, सूरत में गुमशुदगी का केस दर्ज।
1.5 साल पहले आसाराम के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाने वाली एक महिला पिछले 1 हफ्ते से गायब है। 7 दिन पहले वो अपने पति और बेटे के साथ शादी में गई थी और अपनी सुरक्षा में लगे पुलिस वालों को साथ आने से रोक दिया था। तब से महिला का कुछ पता नहीं है। इस सिलसिले में सूरत पुलिस ने कामरेज थाने में गुमशुदगी का केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। गायब हुई महिला की छोटी बहन ने आसाराम के बेटे नारायण साईं पर यौन शोषण का आरोप लगाया है, लेकिन उसे भी नहीं पता कि उसकी बहन कहाँ है। पिछले कुछ दिनों से लगभग 1 वीक हो रहा है अब जब से उनका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। जो गार्ड दी गई थी उस गार्ड को कोई कारण बता के कि उन्हें कोई प्राइवेट काम है और गार्ड साथ में नहीं रखना चाहते, इस तरीके से वो वहाँ से निकले थे और उसके बाद आए नहीं है लौट कर। गायब हुई महिला ने आसाराम के खिलाफ केस वापस लेने की याचिका भी दायर की हुई है, जिस पर अहमदाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आमिर खान की फिल्म पीके विवादों में घिरी, विरोध में उतरे हिंदू धार्मिक संगठन। धर्म जैसे संवेदनशील माने जाने वाले मुद्दे पर बनी इस फिल्म को बैन करने की मांग कुछ धार्मिक संगठन कर रहे हैं। मुंबई में फिल्म पर आपत्ति जताते हुए हिंदू जनजागृति समिति की तरफ से मुंबई पुलिस कमिश्नर और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखकर शिकायत दर्ज कराई गई है। मुंबई में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता फिल्म पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। हमारे हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से बहुत ही कड़ी आपत्ति है। इसमें हिंदू धर्म का काफी अपमान किया गया है। आमिर खान ने जो मूवी बनाई है। मुंबई के इन संगठनों के अलावा देश के कई इलाकों में भी पीके के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। गुजरात के भुज में भगवती मंडल नाम के संगठन ने धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए पीके फिल्म पर बैन की मांग की है। हैदराबाद में भी धार्मिक भावनाएं आहत करने का केस बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया है। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में अब तक आपने जो खबरें देखी उनमें शामिल थी ये 3 खबरें। जितेंद्र सिंह बन सकते हैं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा नहीं होगा रेलवे का निजीकरण। और नवाज शरीफ ने अटल बिहारी वाजपेयी को उनके जन्मदिन के मौके पर फूल भेजे। आगे देखिए अगली बड़ी खबर। कल से शुरू हो रहे तीसरे टेस्ट से पहले टीम में विवाद पर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बोले, विराट कोहली और शिखर धवन में नहीं हुआ कोई झगड़ा। मेलबर्न में होने वाले तीसरे टेस्ट से कुछ घंटे पहले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया कि शिखर धवन और विराट कोहली के बीच सब ठीक है। दोनों के बीच ब्रिस्बेन टेस्ट के दौरान कोई झगड़ा नहीं हुआ। I don't know where it comes from. The reason being, if somebody from the team has actually told you this, it will be interesting if you give us the name saying, this is the individual who said this is what happened, because his imagination is really brilliant. खबरें थी कि विराट कोहली शिखर धवन से नाखुश थे, लेकिन धोनी ने साफ कर दिया कि दोनों के बीच कभी झगड़ा हुआ ही नहीं था। कल से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। सीरीज बचाने के लिए भारत को ये टेस्ट हर हाल में जीतना है। कल मेलबोर्न में भारत और ऑस्ट्रेलिया एक अहम मुकाबले के लिए आमने सामने होंगे। 4 टेस्ट की सीरीज में भारत 0-2 से पीछे है। ऐसे में सीरीज बचाने और बराबर करने के लिए उसे ऑस्ट्रेलिया से जमकर बॉक्सिंग करनी होगी। भारत के समय के हिसाब से बॉक्सिंग डे टेस्ट सुबह 5 बजे से शुरू होगा। मेलबोर्न के मैदान पर होने वाले इस टेस्ट में भारत का खराब रिकॉर्ड भी धोनी के लिए चिंता की बात रहेगा। मेलबोर्न में भारत ने 11 टेस्ट मैच खेले हैं, उसे सिर्फ 2 में जीत मिली। 8 मैच भारत हारा और 1 ड्रॉ रहा है। मौजूदा सीरीज की हर पारी में भारतीय बल्लेबाजी बिखरी हुई दिखी, वही गेंदबाजी की हालत भी बिगड़ी हुई है। यही वजह है कि भारत पहला 2 टेस्ट हार गया। इंटरनेट पर स्काइप और वाइबर जैसी फोन और वीडियो कॉल करने की सुविधाओं के लिए एक्स्ट्रा पैसे लेने के एयरटेल के प्लान की सरकार समीक्षा करेगी। आज टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने साफ किया है कि सरकार एयरटेल के नए प्लान को देख रही है और जल्द इस पर जवाब दिया जाएगा। बुधवार को एयरटेल ने अपने नेटवर्क पर इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों से स्काइप और वाइबर जैसी कॉल करने वाली सेवा इस्तेमाल करने के लिए अब एक्स्ट्रा पैसे लेने का ऐलान किया था। एयरटेल का कहना है कि उनका इंटरनेट प्लान सिर्फ ब्राउज करने के लिए है, अगर कॉल करना है तो इसके लिए पैसे अलग लगेंगे। मोबाइल कंपनियां लंबे समय से मांग कर रही हैं कि व्हाट्सएप और स्काइप जैसी कंपनियों को नियमों के दायरे में लाया जाए, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हो पाया है।
भारतीय रेल अब मॉडर्नाइज होने जा रही है एयरलाइंस की तर्ज पर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शताब्दी ट्रेनों की। शताब्दी ट्रेनों में अगर अब आप यात्रा करेंगे तो आपको इस तरह से 9 इंच की टीवी स्क्रीन्स देखने को मिलेंगी एयरलाइंस की तर्ज पर। और शुरुआती दौर में 2 ट्रेनों में इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, कालका शताब्दी और अमृतसर स्वर्ण शताब्दी। इसकी खासियत यह है कि इसमें आप सारे टीवी चैनल्स जो हैं, न्यूज चैनल, स्पोर्ट्स चैनल, एंटरटेनमेंट चैनल, सभी चैनल्स देख सकेंगे। यात्री को कोई असुविधा ना हो उसके लिए इस तरह की हेडफोन्स भी आपको दिए जाएंगे सफर के दौरान। खास बात ये भी है कि किसी भी मोबाइल फोन का हेडफोन इसमें इस तरह से आप प्लग इन कर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपको एयरलाइंस की तरह जो मजा है वो अब रेलवे के सफर में भी मिल सकेगा। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़कड़ाती ठंड का कहर जारी, विमान और रेलवे सेवाओं पर पड़ा असर। दिल्ली में हाथ कंपा देने वाली ठंड का अत्याचार जारी है। आज सुबह न्यूनतम तापमान 5.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हालांकि आज घने कोहरे से कुछ राहत मिली है। आज कोहरे की वजह से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर 3 घरेलू और 3 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द हुई। बाद में कोहरे की कमी की वजह से यातायात थोड़ा सामान्य हुआ। कई ट्रेनें अब भी अपने तय समय से लेट आ रही हैं। दिल्ली एनसीआर के अलावा उत्तर भारत के दूसरे हिस्सों में भी ठंड का कहर दिखा। पंजाब के अमृतसर में 3 डिग्री तक पारा लुढ़क गया। यूपी के इलाहाबाद में 5 डिग्री तक तापमान पहुंचा। यूपी में पिछले 24 घंटों में जानलेवा ठंड की वजह से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। कई जगहों पर स्कूल और कॉलेज बंद रखने को कहा गया है। हांगकांग में बैंक की कैश वैन से सड़क पर गिरे करीब 12 करोड़ रुपए। पुलिस ने लोगों से लूटे हुए पैसे वापस करने को कहा। यह है हांगकांग की सड़क का नजारा। सड़क के किनारे से गुजर रहे लोगों का क्रिसमस तब गुलजार हो गया जब सड़क पर पैसों की बारिश होने लगी। नोटों की इस बारिश में रकम भी कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि लाखों डॉलर की थी। एक कैश डिलीवरी वैन जब सड़क पर से गुजर रही थी तब उसका खराब हुआ दरवाजा खुल गया और नोटों से भरे 3 बक्से सड़क पर गिर गए। 15 मिलियन हांगकांग डॉलर करीब 12 करोड़ रुपए सड़क पर बिखर गए और आसपास खड़े लोग नोट बटोरने लगे। पुलिस ने लोगों से पैसे वापस करने की अपील की है, लेकिन अभी तक कोई भी सामने नहीं आया है। इस बुलेटिन में इतना ही। इन 3 खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी विधायक दल के नेता का ऐलान होगा। उत्तर भारत में ठंड का ताजा अपडेट और भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मेलबर्न में। रात 12 बजे एक बार फिर मिलेंगे देश और दुनिया की 24 बड़ी खबरों के साथ 24 घंटे 24 रिपोर्टर में।